पाकिस्तान 1998 में न्यूक्लियर पावर बना। 1999 में पाकिस्तान कारगिल की वॉर भी लड़ा। क्या वजह है कि जब 1999 के एंड पे पाकिस्तान की वो सिविल गवर्नमेंट तोड़ी गई तो अवाम ने खुशियां मनाई? इसकी हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजद का, और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदायत अली साहबा। सर, आज हम ऑल सीरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पर काम कर रहे हैं और आज हम नवाज शरीफ के सेकंड टेन्योर पर बात करेंगे। लग ये रहा था कि इस दफा मियां साहब अपना टेन्योर पूरा कर देंगे, लेकिन फिर पाकिस्तान में दो बड़े वाकयात हुए, जिन वाकयात ने मियां साहब की गवर्नमेंट को एक दफा फिर मुश्किल में डाल दिया। हम बारी बारी दोनों वाकयात के बारे में देखते हैं। जी सर। मियां साहब के इस टेन्योर को कहा जाता है कि जी इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा हुई, न्यूक्लियर टेस्ट हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस का इन्होंने सामना किया, और कारगिल की वॉर भी इस दौर में लड़ी गई। मियां साहब का ये सेकंड टेन्योर था एज ए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये दो दफा पंजाब के वजीर आला और एक दफा पंजाब के ये वजीर खजाना भी रह चुके, हम्म। और एक दफा ये ऑपोजिशन लीडर इन नेशनल असेंबली भी रह चुके थे। मियां साहब के इस टेन्योर में पार्लियामेंट में ऑपोजिशन इंतहाई वीक थी। मियां साहब के इस टेन्योर में जो बड़े बड़े वाकयात हुए उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला भी शामिल। और उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, इनको भाग कर अपनी जान बचाना पड़ी। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म हम दोनों को डिस्कस करते हैं। 13th अमेंडमेंट जो है वो इस वक्त लाई गई। बेनजीर भुट्टो साहबा की दो हुकूमतें और मियां साहब की हुकूमत एक दफा इस वजह से टूट चुकी थी। तो मियां साहब ने पीपल्स पार्टी को ये कहा कि जी हम 13th अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, आप हमारा साथ दें। तो बेनजीर भुट्टो साहब ने तमाम इख्तलाफात होने के बावजूद मियां साहब के साथ इस अमेंडमेंट के लिए वादा कर लिया और सपोर्ट किया कि ये 8th अमेंडमेंट को खत्म करने जा रहे हैं। इसके बाद 14th अमेंडमेंट हुई, जिसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। और मिस साहब, मैं आपके तवज्जुह से अपने नाजरीन को यह बताना चाहता हूं कि 14th अमेंडमेंट की जी एक पार्टी का रुकन, किसी एक पार्टी का एमएनए या एमपीए अपने पार्लियामेंट्री हेड के परमिशन के बगैर दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे सकता था। ये अमेंडमेंट मियां साहब ने मुतारफ करवाई। इस इन अमेंडमेंट की वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है ना वो बहुत पावरफुल हो गया। मियां साहब ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम रखा, कई इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया गया। मियां साहब ने कहा कि जी वो तमाम मंसूबे जो कि मैंने फर्स्ट टेन्योर में शुरू किए थे उसको मैं दोबारा रेगुलराइज करने जा रहा हूं, जिसकी एक बड़ी एग्जांपल मोटरवे था। इस दौर में न्यूक्लियर टेस्ट भी किए गए। न्यूक्लियर टेस्ट मई 1998 में इंडिया ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर में न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो उस वक्त पूरी दुनिया में ये एक शोर मच गया कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट दो दफा कर दिए मई 1998 में। तो साउथ हम्म। एशिया में बैलेंस ऑफ पावर बहुत बुरी तरह मुतासर हो गया। इन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ओपन धमकियां देना शुरू कर दी कि तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि पाकिस्तान इसका जवाब दे।
मिस साहब, मैं आपके तवज्जो से अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूं कि जब ये टेस्ट इंडिया ने किए तो पाकिस्तानी अवाम का भरपूर प्रेशर था कि जी आप भी टेस्ट करें, जो कि पाकिस्तान ने 28 में 1998 को टेस्ट किया। लेकिन इससे पहले जो हुआ मैं वो बताना लगा हूं कि आमतौर पर मियां साहब और बीएमएल एंड जो है इसका क्रेडिट लेते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि ये टेस्ट इसी दौर में हुए। मियां साहब के उस वक्त के वजीर खारजा गौहर अयूब अली खान साहब की लिखी हुई किताबें चेक कर लें हम्म कि वो बाकायदा ये चीजें डिस्कस करते हैं। और ये बात हामिद मीर साहब ने बाकायदा डिस्क्लोज की कि मियां साहब टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से फाइनेंशियल डील करना चाहते थे। तो मियां साहब के हम्म वजीर खारजा ने ये बात अपनी बुक्स में लिखी। इसके अलावा हम्म उस वक्त के नवाए वक्त के चीफ एडिटर, उनका अपना बयान इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है कि उन्होंने कहा कि जब मियां साहब ने तमाम न्यूज एडिटर्स को और चीफ न्यूज एडिटर को बुलाया, मीटिंग की है, मैंने उस वक्त मियां साहब से कहा कि मियां साहब अगर आपने धमाका ना किया तो इस कौम में आपका धमाका कर देंगे, आपको न्यूक्लियर टेस्ट हम्म करना पड़ेगा। और आखिरी बात, ये बात भी हामिद मीर साहब ने ही डिस्क्लोज की थी और उन्होंने हवाला गौहर अयूब साहब का ही दिया था कि गौहर अयूब साहब ने बताया कि बाकायदा हमें इत्तला आई है रियाद से, सऊदी अरब से हमें ये इत्तला आई है। और सऊदी अरब ने हम्म ये इत्तला बताई है कि उनको टर्की ने ये इन्फॉर्म किया गया। और टर्की ने उनको इन्फॉर्म किया था कि जी इजरायली पायलट, स्टेट ऑफ इसराइल के पायलट इस वक्त इंडिया में आ गए हैं और अगले 48 आवर्स में उन्होंने श्रीनगर से फ्लाई करना है। और उनका हम्म जो टारगेट है वो कोहोटा प्लांट है, पाकिस्तान के हम्म एटमी शास्त्रों को उन्होंने तबाह करना है। तो हम्म उन्होंने कहा जी कि इस वक्त हमें कहा गया है कि जी डू और डाई, जिसकी बेस पर उस वक्त जो है ना टेस्ट करने पड़े। फिर आखिर वो दिन भी आया जब 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने इंडिया को रिस्पॉन्ड करते हुए 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। और फिर एक दिन के बाद पाकिस्तान ने छठा न्यूक्लियर टेस्ट भी किया। इन न्यूक्लियर टेस्ट के बदले में पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग गए। मियां साहब के इस टन्योर में मियां साहब का और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सजाद अली शाह साहब का क्लैश हो गया। ठीक है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड डिस्कस करके फिर हम आगे जाते हैं। हुआ ये कि जब मियां साहब की पहली दफा हुकूमत तोड़ी गई थी, गुलाम इसहाक खान साहब ने जब गवर्नमेंट तोड़ी थी, तो मियां साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था इस ऑर्डर को। सुप्रीम जी कोर्ट सर। के 11 में से 10 जजों ने मियां साहब की हुकूमत हम्म बहाल कर दी थी। एक जज ने बहाल करने हम्म से इनकार कर दिया था और उनका नाम था जस्टिस सजाद अली शाह साहब। ठीक है। मियां साहब की हुकूमत बहाल हो गई। उसके बाद कुछ अर्से बाद मियां साहब ने दोबारा रिजाइन कर दिया। इलेक्शन हुआ, बेनजीर भुट्टो साहब आ गई। बेनजीर भुट्टो साहब के जेहन में ये था कि जी ये जज साहब मियां साहब के अगेंस्ट है। तो बेनजीर भुट्टो साहबा ने जब अगला चीफ जस्टिस लगाना था तो उन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह साहब को अपॉइंट कर दिया चीफ जस्टिस। जस्टिस सजाद अली शाह साहब जब चीफ जस्टिस बने तो इन्होंने बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ भी फैसले देने शुरू कर दिए। उस वक्त मियां साहब इनकी बड़ी तारीफ किया करते थे। लेकिन जैसे बेनजीर भुट्टो साहबा का टन्योर खत्म हुआ, मियां साहब का टन्योर आया, तो जस्टिस सजाद अली शाह साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे। तो इन्होंने मियां साहब के खिलाफ भी फैसले देने शुरू कर दिए। तो मियां साहब ने इनके खिलाफ कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्फाज बोल दिए इनके स्टेटस के अगेंस्ट। तो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने मियां साहब को तौहीन अदालत का नोटिस भेज दिया। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए एज ए तौहीन अदालत के मुलजम के तौर पर। केस चलता रहा यहां तक कि फैसले का दिन आ गया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मियां साहब को सजा भी हो सकती। तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला हो गया। बहुत बड़ी तादाद में लोग सुप्रीम कोर्ट के गेट को तोड़कर और दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हो गए।
यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के रूम में जहां पर अदालत चल रही थी वहां पर भी दाखिल हो गए। आज भी बीबीसी की रेपोजिटरी में वो वीडियो मौजूद है। आज भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। यहां तक के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रोस्टम पे किस किस ने खड़े होकर नारे लगाए थे वो भी मौजूद है। साउथ एशिया में एक और जंग शुरू हो गई। इस दफा इंडिया पाकिस्तान की डायरेक्ट वॉर होने की बजाय एक लिमिटेड एरिया में वॉर लड़ेगी जिसको कारगिल वॉर कहते हैं। और ये हम्म 1998 के आखिर में शुरू हुई थी, लेकिन पता हम्म 1999 में चला। यहां पर मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूं कि नसीम जहरा की लिखी हुई किताब, ये जी सर। पहली किताब आई थी उस वक्त जिसमें उन्होंने कारगिल के बारे में बातचीत की थी और बताया था। आर्मी के जराये ये बताते हैं कि मियां साहब को 3 दफा ब्रीफिंग दी गई कारगिल की वॉर के बारे में। मियां साहब क्लेम हम्म करते हैं कि मुझे ब्रीफिंग नहीं दी गई। हुआ ये कि जुलाई के शुरू में बिल क्लिंटन ने कॉल की न्यू दिल्ली, अटल बिहारी वाजपेयी से बात की और उन्होंने कहा कि जी आप वाशिंगटन आए, मैं इस जंग को स्टॉप करवाना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया में इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जी सॉरी सर, मेरा मुल्क इस वक्त जंग लड़ रहा है और मैं इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूं, मुमकिन नहीं है। उसके बाद मियां साहब को कॉल की गई और इन्हें कहा कि जी आप वाशिंगटन पहुंचे। मियां साहब उसी रात पूरी फैमिली के साथ अमेरिका की तरफ रवाना हो। जी सर। 4 जुलाई 1999 को मियां साहब और बिल क्लिंटन के दरमियान में इसमें डिटेल बात हुई, जिसमें बिल क्लिंटन ने कहा कि जी आप कमिट करें कि जी आपकी फौजें वापस आएं। हम्म लेकिन जब पाकिस्तान ने बिल क्लिंटन के साथ एग्रीमेंट किया और फौजों को वापस बुलाया तो फिर इंडिया ने पाकिस्तानी फौज पर बमबारी की है, जिसमें हमारी बहुत ज्यादा शहादतें हुई, हमारी फौज की बहुत ज्यादा शहादतें हुई। इस हम्म बात पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविल गवर्नमेंट के दरमियान इख्तलाफात शुरू हुए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पे गुस्सा था कि अगर मियां साहब ने साइन करने ही थे तो एटलीस्ट सेफ पैसेज तो मांग लिया होता। हम्म मियां साहब ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा ठंडा करने के लिए 2 निशाने हैदर अता कर दिए। परवेज मुशर्रफ जो कि आर्मी चीफ थे, उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी गई हम्म और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी परवेज मुशर्रफ साहब को दे दिया गया। मियां साहब चाहते थे कोई ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट करें कि वो परवेज मुशर्रफ साहब को इनके ओहदे से डिसमिस कर दें। परवेज मुशर्रफ साहब का ऑफिशियल विजिट था श्रीलंका। हम्म ये श्रीलंका के, जब इनके जहाज ने श्रीलंका से पाकिस्तान की तरफ फ्लाई किया, इन बिटवीन मियां साहब ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जी सर। सरकारी चैनल्स पर यह खबर नशर कर दी गई कि नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया गया है। हम्म जनरल जियाउद्दीन भट्ट नए आर्मी चीफ बन गए। तो पाकिस्तान आर्मी ने इस फैसले को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और एक हम्म फौजी ऑपरेशन के जरिए मियां साहब को अरेस्ट कर लिया गया, इनकी हुकूमत को हम्म बरतरफ कर दिया गया। जब परवेज मुशर्रफ साहब का जहाज कराची उतरा, जो कि रात काफी लेट उनका जहाज लैंड किया था, उसके बाद वो यूनिफॉर्म में पीटीवी पर आए और उन्होंने आकर जो स्पीच की थी, वही उन्होंने जी स्पीच सर। की ये की थी कि मेरे अजीज हमवतनों, इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को बरतरफ कर दिया गया और पाकिस्तान में एक और मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। हम्म गो के उस वक्त मार्शल लॉ का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ सिविल हम्म गवर्नमेंट बरतरफ की गई थी। पार्लियामेंट अभी मौजूद थी और सेनेट भी मौजूद।
जी, जी। तो ये सारा वाकया 12 अक्टूबर 1999 को हुआ। इस दफा मियाँ साहब की गवर्नमेंट जो है वो 2.5 साल से कुछ अर्सा ज्यादा चली। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास ये एजाज है कि इन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आर्मी चीफ को अपॉइंट किया। लेकिन हर दफा आर्मी चीफ के जी। साथ और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके इख्तलाफात हुए, और हर दफा इनकी हुकूमत को डिसमिस कर दिया। अच्छा चले, आखिरी बार बता देता हूँ। मियाँ साहब को 11 साजिश केस में सजा हो गई। मियाँ साहब ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ये डील की कि जी आप हमें मुल्क से बाहर जाने दें, हुँ, हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। तो इनको 10 साल के लिए जिला वतन कर दिया गया। मियाँ साहब अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब तशरीफ ले गए। आज के हमारे इस वीलॉग का वक्त खत्म होता है। मैं यहाँ पर अपने नाज़रीन को यह बताना चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सीरीज का जो अगला टॉपिक होगा वो मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब। इनके बाद मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर बने। इस दुआ के साथ हम अपना आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम तक लेके जाते हैं। अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात को आसान करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।